हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बच्चों को बहुत टफ लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स पूरे इनकम टैक्स एक्ट में आपको कहीं ना कहीं सुनाई देंगे। एंड हमारा इनकम टैक्स एक्ट इस तरीके से ड्राफ्टेड है कि इन वर्ड्स को आप कई बार सुनते रहोगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट या ये वर्ड्स आपको क्लियर नहीं हुए तो आप कुछ भी इनकम टैक्स में पढ़ोगे, आप हमेशा कंफ्यूज ही रहते रहोगे। स्पेशली जहां हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, ये दोनों वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स इस तरीके के हैं कि वो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। एंड बच्चा सबसे ज्यादा इसी एरिया में कंफ्यूज रहता है। हम इन दोनों पॉइंट्स को एंड इनसे अटैच्ड बाकी के 4 पॉइंट्स को इस समय समझने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि ये बहुत इजी से आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं इसको आगे। इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं? एक तो फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, ये दो क्या चीजें होती हैं, एंड प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। और इसको समझने के लिए हमको अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थ्योरी पोर्शन है, जो कि हमने इनकम टैक्स एक्ट में किस तरीके से वो चीजें ड्राफ्टेड हैं उनका थ्योरी पोर्शन यहाँ पे लिखा है। फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, देन प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अब थोड़ा मैं जानबूझ के इस पॉइंट को फोकस पे लेके आना चाह रहा हूँ, मैं रीड कराना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट क्यों टफ लगता है। क्योंकि ना उसकी जो ड्राफ्टिंग है, जो उसकी इंग्लिश ड्राफ्टिंग है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसकी ड्राफ्टिंग में, थोड़ा एक बार रीड कर लेते तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अरे डर क्यों लगता है इनकम टैक्स एक्ट से। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट जो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है, डिफाइंस प्रीवियस ईयर को वो कैसे डिफाइन करता है? एज ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है? ये एक फाइनेंशियल ईयर है जो कि असेसमेंट ईयर के पीछे का ईयर है। In simpler terms, previous year is a financial year for which taxpayer calculates and reports their income. बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर बता रहा है कि भैया असेसमेंट ईयर की जो पीछे वाला ईयर होता है उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं। चलो, तो असेसमेंट ईयर को भी एक बार रीड कर लेते हैं। द असेसमेंट ईयर, इसको हम ए वाई बोलते हैं, इज द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। ये क्या बात हुई सर? अब आप असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में बता रहे हो वो जो प्रीवियस ईयर होता है ना, उसके बाद वाला जो ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपस में एक दूसरे को पकड़ के ही अपने आप को एक्सप्लेन करे। प्रीवियस ईयर बता रहा है कि मैं प्रीवियस ईयर हूं असेसमेंट के पीछे वाला, असेसमेंट ईयर बता रहा है मैं असेसमेंट ईयर हूं प्रीवियस के आगे वाला। तो समझ में नहीं आती। इसलिए जो इनकम टैक्स की ड्राफ्टिंग है ना, वो थोड़ी सी थोड़ा सा हम देखें तो थोड़ी क्लिष्ट बोलते हैं इसको हम हिंदी में, थोड़ा सा टफ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस पूरे पोर्शन को लॉजिकली समझते हैं, फिर थ्योरीज पे आएंगे। इसकी थ्योरी को समझना बहुत आसान है। मैं जिस तरीके से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसको समझना सच में बहुत आसान है। क्या करेंगे, हमेशा की तरह बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल को समझेंगे, उसको इससे लिंक करके समझेंगे। चलिए सुनिए। अभी आप एक किसी कॉलेज में होगे, यूनिवर्सिटी में होगे, डजंट मैटर। आप एक पर्टिकुलर ईयर में पढ़ाई कर रहे हो। मान लेते हैं आपका आधा ईयर, या अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हो तो आधा सेमेस्टर निकल चुका है। आधा सेमेस्टर आपका निकल चुका है और आपके एचओडी या डीन या डायरेक्टर आपके पास आके ये बोलते हैं, देखिए साहब, माना कि आपका आधा सेमेस्टर निकल चुका है, लेकिन इस निकले हुए आधे सेमेस्टर में जिन जिन बच्चों की 95% से ज्यादा अटेंडेंस होगी, वही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। ऐसा उन्होंने एक रूल पास कर दिया। फिर से, आपका आधा सेमेस्टर या आधा ईयर निकल चुका है, उसके बाद आपके अथॉरिटीज कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की आपको ये बताती हैं कि देखिए, ये जो आधा ईयर या सेमेस्टर निकल चुका है, इसमें जिन जिन लोगों की 95% या उससे अबव अटेंडेंस होगी, वही लोग फाइनल का एग्जाम दे पाएंगे। तो आपको कैसा लगेगा? सर बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि सर आप साल के बीच में हमें ये बता रहे हो कि ऐसा ऐसा अगर आप करे होते तो ही आप एग्जाम में बैठे होते। सर पहले बता देते। अगर आप पहले बता देते तो हम उसके हिसाब से ही काम करते ना। अब बीच में बताने से क्या फायदा? बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, एक बहुत कॉमन परसेप्शन है, एक बहुत नॉर्मली इस चीज को देखा जाता है। क्या? देखो साहब, पहले बताओ रूल। एक बार तुम मुझे रूल बता दोगे,
उसके बाद मैं उस रूल के हिसाब से अपने सारे काम करूंगा। ऐसे ही होता है ना। पहले अगर आपको रूल बताया जाए कि भैया लेफ्ट साइड में चलना है, और हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रोड के चलना होता है, पहले बताते हैं तो हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी आपको कोई रूल नहीं बताया, आप बीच सड़क पे चल रहे हो, पीछे से गाड़ी ने आपको ठोक दिया, पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ कि सर नुकसान तो मेरा होगा ही, क्योंकि मुझे रूल आपने पहले बताया ही नहीं। हमेशा से पहले रूल बताया जाता है, फिर उसको फॉलो किया जाता है, सिंपल एकदम। बस अगर आप यही बात समझ रहे हो, तो उस बात को समझने के लिए आपको यहाँ पर फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट आपको समझा सकते हैं। क्या फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो बजट से पहले एक फाइनेंस बिल लेके आती है, या बजट में एक फाइनेंस बिल लेके आती है। फाइनेंस बिल ये बताता है कि ये जो अगला साल होगा, इस अगले साल में ये रूल्स फॉलो होंगे। इन रूल्स में, इन टैक्सेशंस में, इस परसेंटेज से अगर आप अपनी इनकम अर्न करते हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये आपको पहले बता दिया जाता है। जिसमें वो बताया जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। फिर वो बिल आपका पार्लियामेंट में पास हो जाता है, फिर वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। हमेशा जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक बजट अनाउंस करता है। जब वो बजट अनाउंस करता है उसको हम बोलते हैं बिल। जनरली वो फरवरी के मंथ में अनाउंस करता है बजट, वो होता है फाइनेंस बिल। जो फाइनेंस का बजट होता है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि पार्लियामेंट, आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जब वो अनाउंस करता है वो फाइनेंस बिल कहलाता है। जब वो बिल अनाउंस करके वो पूरा बिल रीड करता है फाइनेंस मिनिस्टर, जब वो बिल पार्लियामेंट पास कर देती है तो वही फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। हाँ सर, ये बात समझ में आती है। पहले आप हम डिस्कस करते हो कि भाई ये हमारे अगले साल के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, एंड इन रूल्स एंड रेगुलेशन का इनेक्टमेंट पार्लियामेंट के पास होने के बाद होगा। ठीक है, तो वही बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो पहले छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ लिया हमने। क्या देखिए फाइनेंस बिल क्या बोलता है? द फाइनेंस बिल एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल। वर्ड यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? ये क्या है? ये एक प्रपोजल है। सर यहाँ प्रपोज करते हैं कि इस तरीके का आपका क्या होगा, देखते हैं। प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ यूनियन बजट। जो बजट का पार्ट होता है वो यहाँ पर फाइनेंस बिल में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बताते हैं। इट इज वन ऑफ द की स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट को पास करने का प्राइमरी प्रोसेस है, की प्रोसेस है, विच एनेक्ट्स द बजटरी प्रपोजल एंड टैक्स चेंजेस फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या बजटरी प्रपोजल से, क्या आपके टैक्सेशन के प्रपोजल से, ये प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्टर पूरा रीड करता है फाइनेंस बिल के नाम से, जो कि यूनियन बजट में वो रीड करता है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बोला? इट इज अ प्रपोजल। वर्ड क्या यूज करें? प्रपोजल। की वर्ड यहाँ हो गया प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फाइनेंस एक्ट क्या है? फाइनेंस एक्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अ क्रिटिकल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। यहाँ पे वर्ड आ गया लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन दैट इज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पास होता है ईच ईयर, हर साल होता है, क्योंकि हर साल बिल आता है, हर साल पास होता है। टू अनेक्ट द बजटरी प्रपोजल्स मेड बाय Government of India. The Finance Act has several key functions and implications for the income tax regime and financial matters of the country. Finance Act जो होता है वो इनकम टैक्स किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, क्या क्या चेंजेस हुए, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट या सारी इन अ वे सारी ही बातें वो उसके अंदर लिखी होती हैं। और जितने भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन मेकिंग में आते हैं। द फाइनेंस एक्ट टिपिकली becomes effective from April 1st of the relevant financial year. ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 अप्रैल से ये चालू होता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, जस्ट अभी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में वही चीज समझेंगे। तो हमने क्या चीज समझी कि जो बिल होता है ये फरवरी के मंथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो उसको प्रपोज करता है पार्लियामेंट में। ठीक है, यूनियन बजट में। तो फरवरी के मंथ में इसको प्रपोज किया जाता है। फाइनेंस बिल क्लियर हुआ, फाइनेंस एक्ट क्लियर हुआ। वेरी नाइस। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, जो वर्ड्स आ रहे हैं, एक बार इन वर्ड्स को भी समझ लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को तो हमने समझ लिया। अब अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर को समझते हैं। अकाउंटिंग ईयर, अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हो तो आपको ऑब्वियसली पता है कि सर एक पर्टिकुलर साल जिस ईयर में हम अकाउंट्स लिखते हैं उसको हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ये अकाउंटिंग ईयर का पॉइंट है। जनरली सर अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो आपका 12 महीने का होता है जनरली। लेकिन इंडियन में क्या है, कई तरीके के अकाउंटिंग ईयर यूज होते हैं। एक होता है आपका 1 जनवरी से 31 मार्च तक का।
इसके बीच के हम अकाउंट्स, सारी कंपनीज इसके बीच के अपने अकाउंट्स लिखते हैं इस पर्टिकुलर ईयर के। एक आपका होता है 1 अप्रैल से 31, वेरी सॉरी, इसको हम करते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, वेरी सॉरी। जो दूसरा होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अच्छा, एक थोड़ा आप आजकल तो वो ट्रेंडिंग में नहीं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था अकाउंटिंग ईयर, दिवाली तो दिवाली भी चला करता था इंडिया में। सो वो भी एक तरीके का अकाउंटिंग ईयर होता था। अकाउंटिंग ईयर कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर साल जिसमें आप अकाउंट्स लिखते हो। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस अपनी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज, जो आपकी जो भी बिजनेस होता है उसकी एंट्रीज को मेंटेन करता है, उसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर 12 महीने से लेकर 18 महीने तक का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसने लिखा है? ये कंपनीज एक्ट में इस बात को लिखा हुआ है, लेकिन जनरली 12 महीने को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल ईयर और भी अच्छा और भी इजी आपका कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल ईयर कुछ नहीं है, ये एक ऐसा अकाउंटिंग ईयर है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो 12 महीने का पोर्शन होता है उसको ये फॉलो करता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम होता है उसको ये फॉलो करता है। अब सर मान लें 1 अप्रैल 2020 से होता तो 31 मार्च 2021 हो जाता आपका ईयर। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2022 होता तो ये हो जाता 23। 1 अप्रैल 25 होता 2025 तो ये होता 31 मार्च 2026। तो इस तरीके से 12 महीने का ही होता है। पर चालू कब होता है फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर चालू होता है हमेशा 1 अप्रैल से, एंड का होता है 31 मार्च में। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, या दिवाली से दिवाली भी हो सकता है। तो अभी ये दो चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने थे वो समझ लिए। क्या क्या? फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अब आते हैं सीधे उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि सर ये प्रीवियस ईयर और आपका असेसमेंट ईयर होता क्या है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एक टेबल ड्रॉ करता हूं। उस टेबल से सारा पोर्शन आपको क्लियर हो जाएगा। इसको नीचे करते हैं। चलिए, अभी हमने क्या चीज देखी सर? फाइनेंस, सारी स्टोरी चालू होती है फाइनेंस बिल से। सर फाइनेंस बिल जो होता है वो ये बताता है कि भाई ये मैं प्रपोज कर रहा हूं कि ये टैक्स रिजीम, ये टैक्स का पैकेज है जो कि अगले साल फॉलो होगा। सर आपने हमें जस्ट अभी बताया पहले रूल बताओ फिर फॉलो करने की बात करो, ये बीच में रूल बताने वाली कोई बात सही नहीं होती। इलॉजिकल है, इरेशनल है। देखो भैया, जितने भी लॉ होते हैं, लॉ इज लॉजिकल। लॉ को हमेशा लॉजिक से डिफाइन करो। अगर कोई कोई क्वेश्चन आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसका क्या आंसर होगा, तो आप कॉमन सेंस लॉजिक यूज करो और लिख दो। क्योंकि लॉ लॉजिक के आसपास ही चलता है, रियल लाइफ लॉजिक इलॉजिकल नहीं हो सकता लॉ। ठीक है, फिर से पहले आप रूल बताओगे फिर आप उसे फॉलो करने की बात करोगे। बस इसी बात को हमको लेके चलना है। मैं आपको बिल्कुल इजीली प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर समझा दूंगा। क्या प्रीवियस ईयर? अभी हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर से नहीं करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंस बिल से। क्या हुआ, मैंने फेब्रवरी, अभी हम ईयर ले लेते हैं सपोज 2022, 23 ले लेते हैं। फेब्रवरी 2023 में क्या हुआ? फाइनेंस बिल प्रपोज हुआ, फाइनेंस बिल प्रपोज हुआ। फिर क्या हुआ सर? ये मार्च एंड से पहले एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं मार्च 23 में ये फाइनेंस एक्ट बन गया। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। आपने पहले रूल्स फ्रेम कर दिए, फिर उस रूल को आपने एक एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये जो फाइनेंस एक्ट, ये जो रूल्स हैं, ये किस ईयर के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे? सर ये नेक्स्ट ईयर के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। नेक्स्ट ईयर कहां से चालू हो रहा है? नेक्स्ट ईयर चालू हो रहा है यहां से। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये कौन सी डेट है? ये है 1 अप्रैल। ये कौन सा ईयर हुआ जो 1 अप्रैल से चालू हुआ? सर ये फाइनेंशियल ईयर हुआ, अभी जरा आपने बताया 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2023 से आपका फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ। ओके, ये कब खत्म हो जाएगा? ये सर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2024 को।
फिर से आपने सर पहले हमको रूल्स बताए कि इस साल क्या क्या टैक्स के रिजीम होंगी, क्या क्या टैक्स एप्लीकेबल होंगे, ये आपने सर हमें पहले बता दिए। ठीक, साल भर सर मैंने इनकम अर्न करी, साल भर मैंने इनकम अर्न करी, इन्वेस्टमेंट करे, ये सोच के करे कि भैया रूल मुझे पहले ही पता है, इन रूल्स के हिसाब से मुझे इनकम अर्न करनी है, इन्वेस्टमेंट करने हैं, सेविंग्स करनी है, जिससे कि मुझे मिनिमम टैक्स देना पड़े। सारी टैक्स प्लानिंग एंड इनकम अर्न मैंने इसी ईयर में की। तो क्या समझे, सिंपल। इस टाइम में क्या हुआ, इस टाइम में रूल्स बने और इंप्लीमेंट हुए। इस टाइम में क्या हुआ, इस टाइम में मैंने इनकम अर्न करी, इनकम अर्न पूरे साल मैंने इनकम अर्न करी एंड टैक्स प्लानिंग करी। कैसे मैं टैक्स दूंगा, कितना मैं सेविंग करूंगा, कितना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जिससे मुझे मिनिमम टैक्स देना पड़े, पूरी टैक्स प्लानिंग मैंने इसी ईयर में करी। ओके, वेरी नाइस। अब ये आपका साल खत्म, हाँ साहब ये साल सारा बिल्कुल खत्म। फिर अब क्या, अब टैक्स पे करने की बारी आई। इस टैक्स को हम असेसमेंट करेंगे। ये असेसमेंट क्या होता है, ये देखिए, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, इस ईयर में आप क्या करोगे सर, इस ईयर में हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट का मतलब हम चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न करी थी उस पर बताओ कितना टैक्स बन रहा है। मतलब आप मानो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम असेसमेंट ऑफ टैक्स या फिर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कर रहे हैं, और कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेशन एंड फाइलिंग ऑफ टैक्स ये भी लिख देता हूं, और आप टैक्स फाइल कर रहे हो। फाइल मतलब आप गवर्नमेंट को जमा कर रहे हो, आप उसकी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। ये किस ईयर में करोगे, या इस ईयर में करोगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल है सर, पहले आपने हमें रूल्स बता दिए, फिर सर हमने इनकम अर्न कर ली, फिर जैसे ही हमने इनकम अर्न कर ली टैक्स प्लानिंग के साथ, अब सर इस ईयर में असेसमेंट चल रहा है, इस पूरे ईयर में हम असेस कर रहे हैं कि जो इनकम अर्न करी थी उस पर कितना टैक्स देना है, और हम उस टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बेटा जो आपका पोर्शन है, यहीं से आपको बिल्कुल ये पॉइंट समझ में आएगा कि क्या होता है आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। सिंपल है क्या। अब हम इसे कंक्लूड करते हैं एक छोटे से तरीके से। क्या ये ईयर कौन सा है सर, ये वो ईयर है जहां मैंने इनकम अर्न करी थी रूल्स समझकर। इस ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ये कौन सा ईयर है सर, ये वो ईयर है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो इनकम अर्न करी थी उसका टैक्स पे कर रहा हूं, तो ये मेरा हो गया असेसमेंट ईयर। तो बहुत सिंपल है, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में मैं टैक्स कैलकुलेट और पे करता हूं। पे अगर एडवांस टैक्स नहीं है तो आप पे पहले भी तो आप उसी समय पे करते हैं, एडवांस टैक्स में पहले पे कर देते हो, पर कोई बात नहीं। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें मैं टैक्स को असेसमेंट कर रहा हूं कि मेरा इतना टैक्स बन रहा है। लेकिन ये आप किसका इनकम का करोगे सर, प्रीवियस ईयर की इनकम का। ऐसे प्रीवियस ईयर निकल के आता है। अगर आप असेसमेंट ईयर समझ रहे हो तो असेसमेंट ईयर से पिछला ईयर जो होता है वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। सिंपल है। अब इसको हमें वापस से थोड़ा सा एक और तरीके से रीफ्रेम करने की कोशिश करता हूं, एक और एग्जांपल से। इस पूरे पोर्शन को हम पहले एक बार पिक कर लेते हैं। सेम इसी पोर्शन को लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये वाला पोर्शन तो समझ में आ गया। ओके, ये वाला एग्जांपल क्लियर है। अगर अगर अभी भी कुछ इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप वापस से क्या करना, इसको वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है, चलिए। अब हमने ये सारी बातें तो यहाँ पे इसकी समझ ली। अब थोड़ा सा और पीछे की कहानी बनाते हैं। इस कहानी के लिए हम थोड़ा सा लाइन भी हेल्दी कर देते हैं। इसी कहानी को और पीछे लेके चलते हैं। अभी अगर सर आप ये बात बोल रहे हो कि यहां पर रूल्स बने थे, मिनट सर यहां पर रूल्स बने थे, इन रूल्स के हिसाब से हमने इनकम अर्न करी, और इस अर्नड इनकम पर सर हमने यहां पर असेसमेंट किया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में प्रीवियस ईयर इनका हमेशा से मतलब समझना, प्रीवियस ईयर मतलब इनकम अर्न ईयर।
तो इनकम अर्न ईयर यहाँ पर कौन सा हुआ सर, यहाँ पर इनकम अर्न हुआ 2023-24। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर यहाँ पर कौन सा हुआ, इसको हम असेसमेंट ईयर को क्या बोलेंगे, जहां पर हमारी टैक्स का असेसमेंट होता है, टैक्स कैलकुलेशन या असेसमेंट ईयर। ये कौन सा है सर, ये निकल के आया 2024-25। ओके, ये जो बच्चे फाइनेंशियल, ये जो आपके फाइनेंस बिल आया था, ये फाइनेंस बिल किस असेसमेंट ईयर के लिए था, इस असेसमेंट ईयर के लिए था। और अगर मैं फिर से पूछूं, ये फाइनेंस बिल किस प्रीवियस ईयर के लिए था, इस प्रीवियस ईयर के लिए था। तो इसको दो तरीके से बोलते हैं, फाइनेंस बिल को दो तरीके से आप एग्जाम्स में या बुक्स में आप देखने को मिलेगा। क्या तरीका नंबर 1, फाइनेंस बिल की जगह मैं सीधे फाइनेंस एक्ट को ही लेता हूं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट ही आपको बुक्स में मिलता है। फाइनेंस एक्ट कैसे बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट फॉर, वैसे तो हमेशा असेसमेंट ईयर से होता है, पर मैं समझा देता हूं, प्रीवियस ईयर 2023-24, या फिर इसी को हम बोलेंगे फाइनेंस एक्ट असेसमेंट ईयर 2024-25 आया कब था सर, ये तो आ गया था आपका मार्च 2023 में। मार्च 2023 में आपने इन दोनों की बातें हमसे कर ली थी। मार्च 2023 में आपने बता दिया था कि असेसमेंट ईयर 24-25 के रूल्स ये हैं, इसका असेसमेंट तब होगा। तो आप देख रहे हो मार्च 23 में 24-25 तक की कहानी यहां पर आपको पहले ही बताती जाती है। बच्चा सिर्फ इसलिए कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ पर 2023 में 2024-25 की बात कर रहे हैं, बीच का एक साल आपने उड़ा दिया। उड़ाया कुछ नहीं है भैया, देखने का नजरिया है। अगर आप सही नजरिए से देखोगे तो ही आप समझ पाओगे कि फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या चीज होती है। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा वापस से थोड़ा और पीछे चल लेते हैं। अगर क्या होता, अगर मैं आपसे ये बोलता कि कि इनकम अर्न का जो ईयर है, इनकम अर्न हम अभी बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, इसको हम यहां पे कर लेते हैं 31 मार्च 2023। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, अगर ये आपका, ये कौन सा ईयर हुआ, ये आपका ईयर हुआ 2022-23, अगर ये ईयर आपका इनकम अर्न ईयर हुआ, इनकम अर्न, इसका मतलब अगर इस ईयर की आपको इनकम, आपने इस ईयर में इनकम अर्न करी है, तो आप प्रीवियस ईयर किसको बोलोगे सर, प्रीवियस ईयर भी यही है, प्रीवियस ईयर हो गया 2022-23। अच्छा, इस ईयर का असेसमेंट कब होगा, अरे सर सिंपल है, असेसमेंट ईयर हो गया इसका 2023-24। जिस इस साल में अगर मैंने इनकम अर्न करी है, तो इस साल का मैं असेसमेंट या जो टैक्स कैलकुलेशन है तो मैं अगले साल करूंगा ना सर, अभी तो आपने समझाया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो असेसमेंट ईयर है 2023-24। अच्छा, इसके रूल्स कहां बने होंगे सर, इसके रूल्स और पीछे बने होंगे, किधर पर, 1 अप्रैल से पीछे, यहां पे सर आपका मार्च 2022 में सर फाइनेंस एक्ट जो आपका पास हुआ था, उसमें इसके सारे रूल्स बने होंगे। इस फाइनेंस एक्ट को क्या बोलेंगे, फाइनेंस एक्ट आपका 2024-25, अगर हम उसका असेसमेंट ईयर से देखें। तो इस तरीके से सारी चीजें एक ही सीरीज में चली जाती हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ ऑब्जर्व कराता हूं, बस यही कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर यहाँ तो आप बोल रहे हो असेसमेंट ईयर 23-24 है, लेकिन सर यहाँ पर आप बोल रहे हो 23-24 तो प्रीवियस ईयर है। अब आप ये बोल रहे हो सर 23-24 कभी प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, कभी असेसमेंट ईयर भी हो सकता है, तो आंसर इज यस। देखने का नजरिया समझो बच्चे, बिल्कुल आखिरी बात समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल वे है। जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो, उस ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अगले साल आप उसका टैक्स पे करते हो, तो जब आप उसका टैक्स पे करते हो या टैक्स असेस करते हो, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। सिंपल है। इनकम अर्न करने का ईयर हुआ आपका प्रीवियस ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर जब आप उसका टैक्स का असेसमेंट कराओगे, वो हुआ असेसमेंट ईयर। यही प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी है, किसके लिए, इससे पिछले साल वाली ईयर के लिए। इस साल जो आपने इनकम अर्न करी थी उसके लिए ये असेसमेंट ईयर है। एक इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझ लेते हैं, ईयर हम ले लेते हैं 2022-23, 2023-24, 2024-25।
आप ये लास्ट पोर्शन है, इसमें अगर समझ में आ गया तो आपको सारे पोर्शंस क्लियर हो जाएंगे। फिर से, ये कौन सा ईयर है, क्या ये प्रीवियस ईयर है, मान लेते हैं अगर ये प्रीवियस ईयर है, अगर ये प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट कब होगा सर, यहां पर होगा इसका असेसमेंट, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट। अगर ये प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट कहाँ होगा सर, इसका यहाँ असेसमेंट होगा, तो ये असेसमेंट ईयर हो जाएगा उसका। ओके, नेक्स्ट। अगर ये असेसमेंट ईयर है तो इस ईयर में किस ईयर का असेसमेंट हो रहा है, अगर सर पिछले साल का असेसमेंट, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब इनकम यहां अर्न करी थी, असेसमेंट यहां कर रहे हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक साल किसी के लिए प्रीवियस ईयर है, किसी के लिए असेसमेंट ईयर है, ऐसे याद करना बहुत टफ है। जिस ईयर में इनकम अर्न करी है उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, उसी इनकम पे जब हम टैक्स देंगे तो हम अगले साल देंगे असेसमेंट ईयर। ठीक, इसको ऐसे और समझ लेते हैं आपकी डेफिनेशन से। अब आपको सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी सिंपलेस्ट फ्रेम में। प्रीवियस ईयर क्या है, इनकम टैक्स डिफाइंस प्रीवियस ईयर एज अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी असेसमेंट ईयर। वो जो असेसमेंट ईयर है, जिस ईयर में आपको टैक्स पे करना है, उसका 1 साल पहले आपका प्रीवियस ईयर हो गया। याद करने का तरीका क्या था, अरे सर असेसमेंट मतलब मुझे इसमें अपने टैक्स का कैलकुलेशन करना है, वो मैं किस इनकम पे करूंगा, पिछले साल की इनकम पे, तो असेसमेंट ईयर का पिछला साल प्रीवियस ईयर कहलाता है। मतलब जिस साल, ये आपको कहीं नहीं लिखे देखने को मिलेगा, कोई नहीं समझाएगा, जिस साल में इनकम अर्न होती है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन ले लेते हैं। असेसमेंट ईयर इज अ ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है, उसका फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर जो होगा वो असेसमेंट ईयर होगा। और उसमें होता क्या है, विच इज इनकम अर्न जो होती है प्रीवियस ईयर में, उसका असेसमेंट होता है। क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट इज अ ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर इज असेसमेंट ईयर, इन विच इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स्ड। असेस होती है और टैक्स्ड होती है, सिंपल है। एग्जांपल भी है क्या, असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 इज 23-24। क्लियर है। सो इस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये जो आपके 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्चुअल में हमको यही 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना था, लेकिन इसको समझने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को भी समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको एकदम क्लियर हो गए। ठीक है, थैंक यू।